नमस्कार। आज हम नेपाल में जो हाल में उथल-पुथल हुई है, उस पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। इसे कई लोग जेन ज़ी विरोध भी कह रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास इस पर कई तरह के स्रोत हैं, न्यूज़ रिपोर्ट्स हैं, कुछ एनालिसिस हैं और ज़मीनी हकीकत बताती कुछ रिपोर्ट्स भी हैं। हमारा इरादा ये है कि इन सबको मिलाकर समझे कि भाई आखिर हुआ क्या था, क्यों हुआ और इसका मतलब क्या है, न सिर्फ नेपाल के लिए बल्कि शायद दुनिया के लिए भी। सही बात है। एक बड़ी घटना थी ये। हाँ, हम कोशिश करेंगे कि सिर्फ हेडलाइन से आगे जाएं। वो जो छोटी छोटी बातें हैं, जो बारीकियां हैं, उन्हें सामने लाएं ताकि पूरी तस्वीर साफ हो। बिल्कुल। तो इसकी शुरुआत हुई एक सरकारी फैसले से, जिसने मतलब एक तरह से चिंगारी का काम किया। हाँ। सरकार ने फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब, एक्स, रेडिट मतलब करीब 20 से ज्यादा बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर नकेल कसने का फैसला किया और बस यहीं से मामला गर्मा गया। यहीं से। बिल्कुल। तो अगर इस तात्कालिक चिंगारी की बात करें, सरकार ने क्या वजह बताई थी इसके पीछे? उनका क्या तर्क था? देखिए, सरकार का कहना था कि उनका मकसद है गलत सूचना रोकना, जो नफरत फैलाने वाले भाषण होते हैं, हेट स्पीच, उसको कंट्रोल करना और साइबर क्राइम पर लगाम लगाना। तो इन कंपनियों से कहा गया कि भाई या तो आप नेपाल में रजिस्टर करो, लोकल नियमों को मानो, नहीं तो आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा। मतलब ऊपर से देखें तो ये एक रेगुलेटरी कदम लगता है। हाँ, रेगुलेशन जैसा। लेकिन जाहिर है इसे सिर्फ वैसे देखा नहीं गया, खासकर उस पीढ़ी ने जिसके लिए ये प्लेटफॉर्म्स मतलब रोज की जिंदगी का हिस्सा है। बिल्कुल। आलोचकों ने तो फौरन कहा कि ये सेंसरशिप है, अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला है ना? बिल्कुल। और यहीं पर ये बात मतलब दिलचस्प हो जाती है। ये सिर्फ कुछ वेबसाइट बंद करने का मामला नहीं था। नेपाल की जो युवा पीढ़ी है, जिसे हम जेन ज़ी कह रहे हैं, वो डिजिटल दुनिया में ही पली बड़ी है। सही बात है। उनके लिए ये प्लेटफॉर्म सिर्फ मजाक या टाइम पास नहीं है, ये सूचना का जरिया है, बातचीत का, कनेक्शन का, यहाँ तक कि कईयों के लिए तो कमाई का भी जरिया है। हाँ, बिल्कुल। तो जब ये बैन लगा, उन्होंने इसे अपनी बेसिक आज़ादी पर, अपनी पहचान पर सीधा हमला माना। ये सिर्फ एक पॉलिसी डिसीजन नहीं था उनके लिए, ये उनकी लाइफस्टाइल पर चोट थी। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। मतलब ये सिर्फ एक टेक्निकल बैन नहीं था, इसने कहीं गहरे दबे हुए मुद्दों को बाहर ला दिया। हाँ, और यही सबसे अहम बात है। ये सोशल मीडिया बैन तो बस एक ट्रिगर था। असल में नेपाल के युवाओं में काफी टाइम से भ्रष्टाचार को लेकर, नेपोटिज्म को लेकर, मतलब भाई भतीजावाद, बढ़ती हुई जो सामाजिक और आर्थिक खाई है उसको लेकर, और भविष्य में अवसरों की कमी को लेकर एक गहरा गुस्सा, एक फ्रस्ट्रेशन पनप रहा था। अच्छा। ये बैन बस उस दबे हुए गुस्से को बाहर निकलने का एक रास्ता बन गया। और इसी कॉन्टेक्स्ट में वो नेपो किड्स वाली बात भी आई, जिसका जिक्र कई जगह हुआ है। हाँ। मतलब जो पावरफुल एलीट क्लास के बच्चे हैं, जो सोशल मीडिया पर अपनी लग्जरी लाइफ दिखाते हैं। सही कहा। ये निपो किड्स का जो फिनोमिनन है, या कहें कि उनका ये ऑनलाइन शो ऑफ, वो उस गहरे सामाजिक आर्थिक बंटवारे का एक सिंबल बन गया। एक तरफ आम लड़का लड़की नौकरी के लिए, मौके के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, और दूसरी तरफ ये एलीट बच्चे हैं जो अपनी दौलत का कभी कभी तो बहुत भद्दा प्रदर्शन करते हैं। हाँ। इसने उस गुस्से की आग में जैसे घी डाल दिया। ये सिर्फ जलन की बात नहीं थी, ये पूरी व्यवस्था की नाइंसाफी का एक जीता जागता सबूत बन गया था उनके लिए। तो ये गुस्सा फिर सड़कों पर कैसे उतरा? ये प्रदर्शन कब हुए, कहाँ हुए ज्यादातर, और क्या ये नॉर्मल पॉलिटिकल पार्टी की रैली जैसा था? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये अलग था। प्रदर्शनों की शुरुआत हुई लगभग 8 सितंबर 2025 के आसपास। अच्छा। पहले काठमांडू में शुरू हुआ, राजधानी में, लेकिन बहुत तेजी से देश के दूसरे बड़े शहरों में भी फैल गया। और खास बात ये थी कि इसे लीड कर रहे थे युवा, मतलब जेन ज़ेड, और ये काफी हद तक विकेंद्रीकृत था। मतलब कोई एक नेता नहीं था, कोई एक संगठन नहीं था जो इसे चला रहा हो। अच्छा, ऑर्गेनाइज्ड नहीं था उस तरह से। हाँ, मतलब सेंट्रली ऑर्गेनाइज नहीं था। युवा खुद ही सोशल मीडिया से जब तक चल रहा था या दूसरे तरीकों से आपस में कोऑर्डिनेट करके सड़कों पर आ रहे थे, ये ज्यादा स्वतः स्फूर्त, स्पॉन्टेनियस लग रहा था। तो शुरू में तो मांग शायद सिर्फ सोशल मीडिया बैन हटाने की रही होगी, लेकिन जैसा आपने कहा कि मुद्दे तो गहरे थे, तो क्या मांगे भी बदली फिर? हाँ, बिल्कुल। शुरुआत हुई कि भाई सोशल मीडिया पर जो बैन लगा है उसे हटाओ, वो उनकी फौरी जरूरत थी। लेकिन जैसे जैसे प्रोटेस्ट बढ़े, मांगे भी बड़ी होती गई। सरकार से ज्यादा पारदर्शिता, ज्यादा जवाबदेही की मांग होने लगी। ओके। भ्रष्टाचार के खिलाफ एक्शन लो, ये मांग तेज हुई। और धीरे धीरे ये एक बड़े पॉलिटिकल बदलाव, मतलब सिस्टम में चेंज की मांग तक पहुंचने लगा। बाप रे, इतने बड़े पैमाने पर युवा सड़कों पर और मांगे भी इतनी सीरियस, तो सरकार ने कैसे रिएक्ट किया इस पर?
मतलब ये तो अभूतपूर्व स्थिति थी। बातचीत की या सख्ती दिखाई? सरकार ने शुरू से ही सख्ती का रास्ता अपनाया। शायद उन्हें अंदाजा नहीं था कि ये युवा कितना बड़ा मूवमेंट खड़ा कर सकते हैं, या फिर उन्हें लगा कि इसे दबा देना ही सही है। तो प्रदर्शनों को कुचलने के लिए बल प्रयोग हुआ। आंसू गैस के गोले दागे गए, पानी की तेज धार मतलब वाटर कैनन इस्तेमाल हुई, रबर की गोलियां चलीं, और दुख की बात है कि कई जगहों से असली गोलियों के इस्तेमाल की भी खबरें आईं। सच में? असली गोलियां? हाँ, ऐसी रिपोर्ट्स आईं। और स्थिति को कंट्रोल करने के नाम पर कई शहरों में कर्फ्यू लगा दिया गया ताकि लोग जमा ना हो सके। जाहिर है, जब इस तरह की सख्ती होती है तो स्थिति अक्सर बिगड़ जाती है। क्या इन प्रदर्शनों में फिर हिंसा भी हुई? संपत्ति का नुकसान वगैरह हुआ? हाँ, दुर्भाग्य से ऐसा हुआ। जब फोर्स इस्तेमाल हुई तो प्रदर्शनकारियों का गुस्सा और भड़क गया। कई जगहों पर गुस्साए प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच हिंसक झड़पें हुई। कुछ प्रदर्शनकारियों ने सरकारी दफ्तरों पर, संसद भवन के आसपास के इलाके में, कुछ होटलों पर या ऐसी बिल्डिंग्स पर हमला किया जिन्हें वो मतलब सत्ता या एलीट क्लास का सिंबल मानते थे। अच्छा। उनमें तोड़फोड़ हुई, कहीं कहीं आग भी लगाई गई। इसने माहौल को और ज्यादा तनावपूर्ण बना दिया और सरकार को और सख्ती करने का बहाना भी मिल गया। और इस सब टकराव का सबसे दुखद पहलू, कैजुअल्टीज, हताहतों के बारे में क्या खबरें आईं? ये हमेशा ऐसी सिचुएशन का सबसे बुरा हिस्सा होता है। शुरू की रिपोर्ट्स में कम से कम 19 लोगों की मौत कंफर्म हो गई थी। 19? हाँ, कम से कम। और घायलों की संख्या तो सैकड़ों में थी। बाद की रिपोर्ट्स में ये आंकड़ा और बढ़ने की बात कही गई। ओह गॉड। ये दिखाता है कि स्थिति कितनी गंभीर हो गई थी और इसकी मानवीय कीमत कितनी ज्यादा चुकानी पड़ी। पर उतरे इन युवाओं की आवाज का कोई असर हुआ आखिर में? हाँ, असर हुआ और काफी महत्वपूर्ण परिणाम सामने आए। सबसे पहला और सीधा नतीजा तो ये था कि जिस सोशल मीडिया बैन के फैसले ने सब शुरू किया था, हाँ, सरकार को वो फैसला वापस लेना पड़ा। ये प्रदर्शनकारियों के लिए एक बड़ी और फौरी जीत थी। अच्छा, तो बैन हट गया। ये तो हुई तात्कालिक मांग की बात। हाँ। लेकिन राजनीतिक स्तर पर क्या हुआ? सरकार क्या टिकी रह पाई इस प्रेशर में? नहीं, राजनीतिक तौर पर भी बड़ा भूचाल आया। लगातार प्रेशर बढ़ रहा था, प्रदर्शन रुक नहीं रहे थे और सरकार स्थिति को संभाल नहीं पा रही थी। तो अंत में तत्कालीन प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को इस्तीफा देना पड़ा। ओह, ये तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, ये एक बहुत बड़ा राजनीतिक उलटफेर था क्योंकि उनकी सरकार को काफी स्टेबल माना जा रहा था। तो उनके इस्तीफे के बाद सत्ता का क्या हुआ? चुनाव हुए फौरन या कोई और इंतजाम? नहीं, फौरन चुनाव नहीं। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए और देश को आगे ले जाने के लिए एक अंतरिम सरकार मतलब इंटरिम गवर्नमेंट बनाई गई है। अच्छा। और दिलचस्प बात यह है कि इस अंतरिम सरकार को लीड करने के लिए नेपाल की पूर्व चीफ जस्टिस सुशीला कार्की को चुना गया है। पूर्व चीफ जस्टिस, ये तो काफी इंटरेस्टिंग है। हाँ, ये कदम शायद स्थिरता लाने और एक निष्पक्ष चुनाव कराने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। तो अब आगे का क्या प्लान है? क्या देश चुनाव की तरफ बढ़ रहा है? बिल्कुल। अंतरिम सरकार का मेन काम ही निष्पक्ष चुनाव कराना है और नए पार्लियामेंट्री इलेक्शन की तारीख भी तय हो गई है, 5 मार्च 2026। 5 मार्च 2026, ठीक है। तो अब कोशिश यही है कि पॉलिटिकल प्रोसेस को वापस पटरी पर लाया जाए और देश को एक नई चुनी हुई सरकार मिले। इन विरोध प्रदर्शनों को नेपाल के हालिया इतिहास में इतना खास क्यों माना जा रहा है? मतलब नेपाल ने तो पहले भी कई बड़े आंदोलन देखे हैं, राजशाही खत्म हुई, माओवादी आंदोलन हुआ, इसमें ऐसा क्या अलग था? हाँ, कई बातें इसे अलग बनाती हैं। पहली, जैसा हमने पहले कहा, ये काफी हद तक यंग लोगों के नेतृत्व में था, यूथ लेड और डिसेंट्रलाइज था। ये कोई ट्रेडिशनल पॉलिटिकल पार्टी का चलाया हुआ आंदोलन नहीं था। सही। ये जेनजी की एनर्जी, उनके अपने तरीके से ऑर्गेनाइज होने का एक तरह से प्रदर्शन था। ये दिखाता है कि अब युवा पीढ़ी बदलाव के लिए पुराने ढांचों पर निर्भर नहीं है शायद। और ये सोशल मीडिया वाली बात भी बड़ी विरोधाभासी और दिलचस्प है। मतलब वही मुद्दा था और वही हथियार भी बन गया। एकदम सही। ये बड़ा इंटरेस्टिंग पैराडॉक्स है। सरकार ने जिसे कंट्रोल करने की कोशिश की, वही उनके खिलाफ सबसे बड़ा हथियार साबित हुआ। सोशल मीडिया सिर्फ बैन का कारण नहीं बना, बल्कि वो प्रोटेस्ट को तेजी से फैलाने, लोगों को मोबिलाइज करने, जानकारी शेयर करने और दुनिया तक अपनी आवाज पहुंचाने का एक जबरदस्त टूल भी बना। हाँ। और जब उसे छीना गया तो ये सिर्फ एक सुविधा का जाना नहीं था, ये उनकी आवाज को दबाने जैसा था। इसने रिएक्शन को और तेज कर दिया। एक और पहलू जो बार बार सामने आया वो थी तीव्र अभिजात्य विरोधी भावना, जिसका सिंबल वो नेपो किड्स बने।
हाँ, वो भावना बहुत बहुत प्रबल थी। ये सिर्फ अमीरी के खिलाफ गुस्सा नहीं था, ये उस सिस्टम के खिलाफ गुस्सा था जो कुछ लोगों को इतने प्रिविलेज देता है, इतनी संपत्ति देता है, जबकि ज्यादातर लोग मौकों के लिए तरस रहे हैं। सोशल मीडिया पर जो वो चमक दमक दिखती थी, वो उस गहरी खाई को और उजागर कर रही थी। ये दिखाता है कि आर्थिक असमानता और जो नाइंसाफी महसूस होती है, वो कितने विस्फोटक मुद्दे बन सकते हैं, खासकर जब वो इतने विजिबल हो। तो अब जबकि चलो फौरी संकट टल गया है, प्रधानमंत्री बदल गए, अंतरिम सरकार आ गई, चुनाव की तारीख भी आ गई, आगे देखते हुए क्या बड़े जोखिम या अनसुलझे सवाल दिखते हैं? क्या सब ठीक हो गया मान ले? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। चुनौतियां अभी भी बहुत हैं। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या ये अंतरिम सरकार स्थिरता रख पाएगी, निष्पक्ष चुनाव करा पाएगी? क्या वो उन गहरे मुद्दों को, भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, असमानता, जिनसे ये सब शुरू हुआ, क्या उन्हें एड्रेस करने के लिए कोई ठोस कदम उठाएगी? हाँ, ये महत्वपूर्ण है। या फिर चुनाव के बाद जो भी आएगा वो वापस पुराने ढर्रे पर लौट जाएगा? ये एक बड़ा डर है। और उन लाखों युवाओं का क्या, जिन्होंने सड़कों पर आके ये बदलाव लाया? क्या उनकी एनर्जी, उनकी मांगों को सिस्टम के अंदर कोई परमानेंट जगह मिलेगी? सही सवाल है। मतलब क्या उनकी मांगे सिर्फ सड़कों तक रह जाएंगी, या वो पॉलिसी में, कानून में, बेटर मॉनिटरिंग सिस्टम में बदलेंगी, या फिर ये आंदोलन धीरे धीरे ठंडा पड़ जाएगा और युवा फिर मार्जिनलाइज्ड हो जाएंगे? हाँ, इस युवा आंदोलन का टिके रहना, सस्टेन करना, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। एक और बहुत रेलेवेंट सवाल है भविष्य में सोशल मीडिया और ऑनलाइन स्पेस को रेगुलेट करने का। हाँ, ये तो बड़ा मुश्किल है। बिल्कुल। नेपाल का अनुभव दिखाता है कि ये कितना सेंसिटिव मुद्दा है। सरकारें गलत सूचना, ऑनलाइन नफरत रोकना चाहती हैं, जो कि ठीक चिंताएं हैं। हाँ, जरूरी भी है। लेकिन ऐसा करने की कोशिशें अक्सर सेंसरशिप के आरोपों में घिर जाती हैं। अभिव्यक्ति की आजादी को कम करने के इल्जाम लगते हैं। नेपाल भविष्य में ये बैलेंस कैसे बनाएगा, ये सिर्फ नेपाल की नहीं, दुनिया भर की डेमोक्रेसीज के सामने एक पहेली है। और जाहिर है इन सब घटनाओं का इकोनॉमी पर भी तो असर हुआ होगा। निश्चित रूप से। इतने बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट हुए, कर्फ्यू लगा, तोड़फोड़ हुई, राजनीतिक अस्थिरता आई, इसका इकोनॉमी पर नेगेटिव असर पड़ना तो तय है। प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ है, बिजनेस कारोबार बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं, और नेपाल के लिए जो टूरिज्म बहुत जरूरी है, हाँ, टूरिज्म, उसे भी जरूर झटका लगा होगा। इन सब का टोटल आर्थिक बोझ कितना होगा, रिकवरी में कितना टाइम लगेगा, ये देखना भी बाकी है। तो आज हमने नेपाल में जो हाल में हुआ उसके कई अहम पहलुओं को समझने की कोशिश की। देखा कि कैसे एक सोशल मीडिया बैन जैसा दिखने वाला छोटा सा फैसला राजनीतिक बदलावों की नींव रख दी, जो शायद किसी ने सोचे भी नहीं थे। ये पूरा एपिसोड इस बात का एक जीता जागता उदाहरण है कि आज के दौर में टेक्नोलॉजी, युवा पीढ़ी की उम्मीदें, उनकी आकांक्षाएं और जो सालों से चली आ रही सिस्टमिक प्रॉब्लम्स हैं, जैसे भ्रष्टाचार, असमानता, ये सब मिलकर कैसे एक बहुत शक्तिशाली और अप्रत्याशित कॉकटेल बना सकती हैं। बिल्कुल। ये दिखाता है कि युवा पीढ़ी अब सिर्फ दर्शक नहीं है, वो बदलाव की प्रक्रिया में एक एक्टिव और शायद निर्णायक भूमिका निभा सकती है। इन स्रोतों से हमें घटनाओं की एक मल्टी डायमेंशनल तस्वीर मिली, उनकी कॉम्प्लेक्सिटीज को समझने में मदद मिली। लेकिन जाते जाते एक सवाल शायद सोचने के लिए छोड़ सकते हैं हम। हाँ, जरूर। इन विरोध प्रदर्शनों ने नेपाल के युवाओं को एक साथ लाया, उन्हें एक्टिव किया, जैसा पहले शायद कभी नहीं हुआ था। सही बात है। तो क्या ये नई पीढ़ी जो तकनीक से लैस है, जागरूक है, क्या ये भविष्य में नेपाल की जो ट्रेडिशनल पॉलिटिकल पार्टियां हैं, जो पुराना सत्ता का ढांचा है, उसके बाहर एक परमानेंट, असरदार और इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल फोर्स के तौर पर उभरेगी? ये बड़ा सवाल है। क्या वो लगातार देश के शासन को, समाज को चुनौती देकर उसे एक नया आकार देने में कामयाब होंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब तो खैर वक्त ही देगा, और इसमें नजर रखना यकीनन बहुत दिलचस्प होगा। बिल्कुल। आगे देखना होगा कि ये ऊर्जा किस दिशा में जाती है।